तैयार हो जाइए हफ्ते की शुरुआत के लिए। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन कमजोर खुलने के बाद क्या आएगी भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी या फिर दिखेगी थोड़ी और कमजोरी? क्या होंगे लेवल्स अहम और हफ्ते की कैसे करें तैयारी? छोटा हफ्ता है, छुट्टी है 25 तारीख को, लेकिन उससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि हफ्ते की शुरुआत किस तरह से आपका होना चाहिए, बाजार पर आउटलुक कौन से अहम रहेंगे ट्रिगर्स, और साथ ही निवेश के मौके किधर हैं। तो सर बताएं, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप, रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और वाजिब भी है, आनी चाहिए। हर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग बाजार की सेहत के लिए अच्छा, ताकि आपको निचले स्तरों पर सिर्फ मौका मिले। वैसा ही मौका देते हुए दिखे अमेरिकी बाजार। दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए और डाउ फ्यूचर्स सपाट है, और शायद यही वजह कि एसजेएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी आपको नजर आ रही है। 900 अरब डॉलर के स्टिमुलस पैकेज पर सहमति बन चुकी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट वीकेंड पर होता हुआ दिखा अमेरिका में, जो कि बेहद बेहद पॉजिटिव है। दोनों पार्टियां अब सहमत हो गई है, बस अब इस पर जल्द वोटिंग होने की संभावना जो शायद इसी हफ्ते हो जाए। लेकिन इसके साथ ही एक खराब खबर, वो खास तौर से ब्रिटेन से आती हुई। ब्रिटेन में कोरोना का एक नया तरह का वायरस मिला है, तो कोरोना का ही, लेकिन कुछ थोड़ा अलग, जो ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। और अब जो नए मामले आते दिख रहे हैं उसमें इसका बड़ा योगदान है। इसलिए थोड़ा सा देश, पूरी दुनिया भर में कोरोना का डर थोड़ा सा फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सेंसेक्स में आज बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज की एंट्री होगी, और डॉक्टर रेड्डीज के लिए पिछला हफ्ता काफी बेहतरीन रहा है, और टाटा स्टील अब निकलेगा बाहर। ये है आज के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स। जी बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारे ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं जहां तक बाजार का सवाल है। सर एक बार जरा ग्लोबल पिक्चर पर ही नजर डाल देते हैं कि फाइनली अब स्टिमुलस पर सहमति है, सिर्फ वोटिंग और फिर फाइनली ट्रम्प साहब की मंजूरी बाकी है। तो वो एक जो बड़ी खबर थी, अब क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि खबर अब रिपोर्ट्स अब एक्चुअल खबर में बदल रही हैं। पर साथ ही ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया, वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, पर साथ ही एक वायरस का नया वेरिएंट, इसको कैसे समझें? देखिए दीप, जो कुछ हुआ उसमें कुछ ऐसा है जो हमें पता था और कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता था। पता क्या था? कि पता यह था कि अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज आना है और जल्दी आना है। 900 बिलियन डॉलर के आसपास का ये आना है, ये लगभग हमें पता था। तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कि नहीं पता था। लेकिन ये आना, ये भी लगभग इसी वीक में, पिछले वीकेंड पर ये भी पता था, लेकिन आराम से आ गया। एक तरह से सहमति बन चुकी है दोनों पार्टियों के बीच में, और बिना किसी कमी के या बिना किसी रुकावट के इस पर सहमति बन गई। ये एक अच्छी चीज है जो बाजारों को पसंद आई, और इसी के दम पर अमेरिकी बाजारों ने रिकॉर्ड हाई बनाए। तो स्टिमुलस पैकेज जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं, और साइज भी बढ़िया है, आ भी रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी अमेरिकी संसद से पास भी हो जाएगा, मंजूरी भी मिल जाएगी, तो फिर ये आपके लिए लागू भी हो जाएगा। और इसकी जो डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स भी जो आई हैं अलग अलग तरह की, वो सारे बाजार को, अमेरिका के नागरिकों को पसंद आने वाली डिटेल्स है। तो स्टिमुलस पैकेज जैसी जरूरत थी अमेरिका को, वैसा ही आता हुआ दिखा है, और वो एक अच्छा संकेत है। तो उसके दम पर आप ये मानकर चले कि पैसे की ताकत आपके हाथ में बनी रहेगी। जब तक स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, आता रहेगा, पैसा अमेरिकी बाजारों में आता रहेगा, तब तक बाजार के लिए लिक्विडिटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और उस लिहाज से बाजार मजबूत बने रहेंगे और गिरावट में खरीदारी आती दिखेगी। तो ये एक बड़ा कंफर्ट है आपके पास में कि अगले साल 2 साल लिक्विडिटी भी रहेगी और ब्याज दरें भी नीचे रहेंगी। तो ये 2 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों के लिए, जिनके दम पर अमेरिकी बाजारों ने शुक्रवार को लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसले हैं अमेरिकी बाजार प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और उसकी वजह थी दूसरी, वो कोरोना के मामलों को लेकर। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो थोड़ी सी चिंताएं हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो वेव आई है, फिर से लहर आई है अमेरिका में कोरोना को लेकर, इसका अंदाजा है। साथ में वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर है कि मॉडर्ना की वैक्सीन भी अभी यूएस एफडीए ने मंजूर कर दी है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। तो कोरोना को लेकर अच्छी भी खबरें हैं, बुरी भी खबरें हैं। लेकिन कोरोना को लेकर अमेरिका से ज्यादा चिंता इस वक्त ब्रिटेन में होती हुई दिख रही है। ब्रिटेन में एक नए तरह का लॉकडाउन भी ऐलान किया गया है, प्लस ब्रिटेन में जो नए मामले आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि एक नए तरह का कोरोना वायरस है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से फैलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म में आप पर इंपैक्ट डाल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार लाइफ हाई बनाकर
प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, होना भी चाहिए। अगर कोई इस तरह की खबर आए तो थोड़ा गिरेंगे भी, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना चाहिए। मीडियम से लॉन्ग टर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट है अमेरिका की इकोनॉमी के लिहाज से। इकोनॉमी में मजबूती जितनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन साथ में स्टिमुलस मिल रहा है, ब्याज दरें नीचे, तो उस लिहाज से बाजारों के लिए, तेजी के लिए जो कुछ चाहिए वो अमेरिकी बाजारों में अभी भी बरकरार है। पैसा भी है, नीचे ब्याज दरें भी है और स्टिमुलस पैकेज की ताकत भी, तो ये तीनों अमेरिकी बाजारों को ज्यादा गिरने नहीं देंगे। ठीक है, परफेक्ट है। जहां तक कोरोना का सवाल है, ऑफ कोर्स कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ी है कि थोड़ा नए तरीका का वायरस आकर फैल रहा है, कर रहा है, लेकिन आपके साथ दो हाथ में आ चुकी है वैक्सीन जो यूएस एफडीए मंजूर कर चुका है, फाइजर की भी और मॉडर्ना की भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोरोना के फैलने के डर से मार्केट में करेक्शन आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है, लेकिन अगर आप महीने 2 महीने का व्यू देखेंगे तो न सिर्फ ये 2 कंपनियां बल्कि ऐसी 50 कंपनियां लाइन में लगी हुई है जो अपनी वैक्सीन बनाकर उतारने के लिए तैयार है। और आप देख लीजिएगा सबके रेशियो 90%, 95%, 98% इस तरह के आएंगे और सबको लगेगा कि लगभग सारी वैक्सीन कारगर है, सब काम करेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये चीजें परेशान कर सकती है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का करेक्शन दे सकती है, कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपको पता है वैक्सीन आपके हाथ में होगी, 2021 में शायद सबको मिलेगी और ऐसी सिचुएशन में आप लाइफ बैक टू ट्रैक आते हुए देखेंगे। और कौन जाने वैक्सीन जल्दी मिले और जल्दी और एक्शन होता हुआ दिखे और जल्दी आप सब लोग, हम सब लोग नॉर्मल पहले की तरह कामकाज करते हुए, घूमते फिरते हुए, ट्रैवल करते हुए नजर आए, वो चीजें हो सकती है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में ग्लोबल संकेतों में कहीं कोई बदलाव नहीं है और वो मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो जो ट्रेंड है बाजार का, सेंटिमेंट है वो बरकरार है, जो मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। अच्छा सर, इसका हमारे बाजारों पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि एक डिप, एक करेक्शन का सबको इंतजार रहा है सर। फ्राइडे को लगा कि शायद जो डिप आया है वहां पर दोबारा खरीदारी नहीं आएगी, पर फ्राइडे को भी मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स करके पॉजिटिव ही आपको निफ्टी आते हुए दिखा। तो हमारे मार्केट में बाय ऑन डिप बरकरार रहेगा और सर जो इन लोगों का डिप का इंतजार है, क्या मौका मिलेगा उसका? देखिए, पहली चीज तो ये कि लगातार 5 दिन अगर भारतीय बाजारों ने पिछले हफ्ते हाई बनाए और हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुए तो कमजोरी कहां है? कमजोरी अगर शुक्रवार को थोड़ी बहुत आई तो भी उसका अंदाजा हमने आपको सुबह दिया था कि 1.89 का पुट कॉल रेशियो अगर है वो हायर साइड पर है और उसकी वजह से एक बार बाजार हल्के होने हुए भी और उसके बाद फिर से चल पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में अब तो दीप वो समय भी चला गया जब 1.5 से 2 दिन का करेक्शन मिलता था, अब तो आधे दिन का करेक्शन मिलता है। उस आधे दिन के करेक्शन को आपको फायदा उठाना है और इसीलिए हम आपको हर रोज कह रहे हैं पिछले 7-8 दिन से, और हर रोज बाजार आपको एक मौका देता है दिन के दौरान एंट्री करने का। उस मौके को मत छोड़िए। आप अगर उस मौके पर आप देखिए पिछले कम से कम 2 हफ्तों से बैंक निफ्टी 30,500, 30,700, 800 की रेंज में बंद हो रहा है। नीचे 30,200 नहीं तोड़ता, ऊपर 31,000 नहीं तोड़ता। 2 हफ्तों से इस रेंज को ट्रेड कर रहा है। ऐसे में इस रेंज में हमेशा आपको एक मौका मिलता है, आप 30,500 के नीचे खरीदें और हमेशा एक मौका मिलता है 30,750, 800 के ऊपर बेचें। बस आपको यही है, एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा किसी न किसी दिन की, एक बार 30,200 तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, वो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। या अगर आप मंदी में अगर आपने शॉर्ट किया तो एक दिन किसी दिन 31,000 के पार निकलेगा, उस दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, डेफिनेटली होगा। वो डिसिप्लिन के तौर पर रखना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको 8 या 10 ट्रेड ऐसे मिल जाते हैं जो आप रेंज को दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, या आप अगर दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते तो निचले स्तरों का इंतजार करके परफेक्ट एंट्री लेवल मिला लें, आप देख लें, तो फिर आपके लिए मौका बिल्कुल बराबर बनता है। तो मुझे लगता है कि बाजार दिन के दौरान जो मौका देता है उसमें सही लेवल पर एंट्री कर लेना बेहद काम का होगा। सेम वही सिचुएशन आपके लिए निफ्टी में भी है। अनडाउटेडली निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है और कम करेक्शन दे रहा है। तो निफ्टी में करेक्शन आपको छोटा मिलेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है। कमजोरी होती है तो बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है। निफ्टी में कोई न कोई सेक्टर या कोई न कोई स्टॉक बचाने के लिए आ जाते हैं निफ्टी को, तो उस लिहाज से निफ्टी कम कमजोर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोर ज्यादा होगा, लेकिन रिकवरी होगी तो रिकवरी आपको दोनों में मिलेगी और उस रिकवरी को पार्टिसिपेट करना है। आज भी यही होना है कि जब तक आपके लिए बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ अहम लेवल को ना तोड़े तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो 2 अहम लेवल मैं आपको अभी दे देता हूं। 30,200, जब तक बैंक निफ्टी 30,200 के नीचे बंद ना हो तब तक आप ये सोचिए कि हल्के फुल्के रनिंग करेक्शन आधा 1-1.5 दिन के आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। जब तक निफ्टी 13,550 के नीचे बंद ना हो
तब तक बिल्कुल सोचिए, डरिए, घबराइए मत। तो कितनी रिस्क है, लाइफ टाइम हाई पर जो लगातार लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं, उसमें मुश्किल से आपके 2% की रिस्क निफ्टी में, 2% की रिस्क बैंक निफ्टी में। इतनी रिस्क तो आपको लेकर चलनी पड़ेगी अगर आप लाइफ टाइम हाई पर एक पोजिशनल ट्रेड सोच रहे हैं। और दिन के दौरान के जो लेवल्स है वो तो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। रहा सवाल करेक्शन का, क्या करेक्शन वाकई में गहरा हो सकता है? आपको याद होगा शुक्रवार को भी हमने सुबह यही बात की, शुक्रवार को हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल भी दिए, वो सारे टारगेट्स भी आए, स्टॉक्स में भी काफी कुछ जगह टारगेट्स आए। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, अभी तक का जो ट्रेंड है दीप, वो साफ ये बता रहा है कि आप कैसी भी शुरुआत करें दिन के दौरान, चाहे आप सुबह नीचे गैप से खुल जाए या अगर फ्लैट खुले, मजबूत खुले, उसके बाद एक करेक्शन आए, लेकिन उस करेक्शन के बाद अल्टीमेटली दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास जो रिकवरी आती है वो अब तक रिकॉर्ड हाई पर बंद कर रही। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, एकदम मतलब दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ बीटीएसटी के तौर पर 2-4 घंटे का ट्रेड आप करते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो आपके लिए कमजोरी का संकेत पहला तब आएगा जब 2-2:30 बजे की रेंज में अगर आपको बाइंग आते हुए ना दिखे एफआईएस की, और उस दिन बाजार दिन के लोअर पॉइंट पर जाकर बंद होने की कोशिश करे। क्योंकि अब तक बाजार का ट्रेंड यही है, दिन में कुछ भी हो, आखिरी 1-1.5 घंटा बेहद मजबूत एफआईएस की खरीदारी लौटती है। वो कौन सी एफआईएस है जो दिन में 1:30-2 बजे 2:30 बजे जागती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबका अपना अपना टाइम साइकिल होगा। और उसके बाद जो खरीदारी होती है दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता है और वो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो मेरी नजर दिन के दौरान या कमजोरी का पहला संकेत लेने की वहां पर होगी कि क्या क्लोजिंग बेसिस पर बाजार हल्की कमजोरी के संकेत देता है तो फिर हम करेक्शन आधा दिन के बजाय 1.5 दिन का करेक्शन देखेंगे। और 1.5 दिन के करेक्शन के बाद अगर ये 2 बड़े लेवल बाजार तोड़ने की कोशिश करता तो ही आप सोचिए कि हम कमजोर हो सकते हैं, अदरवाइज कमजोरी का कोई दूर दूर तक आसार है नहीं। तो फिलहाल जब तक इस रेंज को ट्रेंड कर रहे हैं तब तक आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ तेजी की पोजीशन को बनाए रखें, ये स्ट्रेटेजी ज्यादा सही काम करेगी दीप। और वैसे मैं बताऊं आपको कि काफी लोग कह भी रहे हैं कि बाजार का टॉप कहाँ बनेगा, करेक्शन कहाँ होगा, किस लेवल से होगा, कितना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने कैलकुलेशन करके वो शो बनाया था आप ही के साथ, बाजार का बॉटम कब और कैसे ये कैसे बनेगा, उसमें काफी रिसर्च, काफी कैलकुलेशन, उसी तरह का हम एक शो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाजार का टॉप कब बनेगा, बाजार के टॉप में अगर करेक्शन आया तो किस लेवल से आने की संभावना है, कितना आने की संभावना है, और उस करेक्शन के बाद बाजार वापस कितना ऊपर आ सकता है। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और मैं बता दूं आपको कि ये आसान काम नहीं है। जब हमने बॉटम का फॉर्मूला बनाया उसमें 593 टाइम बाजार ने किस तरह से रिएक्शन दिया, उसकी कॉम्बिनेशन बनाकर उसको बैक टेस्टिंग की डेटा को, तब जाकर आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट उस समय मिला था कि बाजार का बॉटम कब और कैसे बनता है। ठीक उसी तरह से ये करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत डेटा क्रंचिंग करनी पड़ती है, बहुत फॉर्मूला लगाकर देखना पड़ता है, तब जाकर आपके सामने सही प्रोडक्ट आता है। और उसके बावजूद जब रिजल्ट आए तो हमारा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट परफेक्ट है। तो हम पिछले 10-15 दिन से लगातार उस पर काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे मुझे लगेगा हाँ ये डेटा अब जो निकल कर आ रहा है, इसमें इसके पास्ट डेटा के बेसिस पर हम एक रीजनेबली ठीक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि टॉप कहाँ बनना चाहिए या इस रैली में बाजार कहाँ ऊपर जा सकता है, वहां से अगर करेक्शन आए तो कितना आएगा। इस पर काम चल रहा है दीप, उम्मीद करता हूँ जल्दी हमारी रिसर्च कंप्लीट हो और हम दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा, पर बाजार की सटीक एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं जी बिज़ मिलेगी। तो चलिए सर, फिर आज के एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं। दीप आज के संकेत ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, बाकी एफआईज नेगेटिव पॉजिटिव हैं, डीआईज नेगेटिव है। वायदा कारोबार के संकेत हमने नेगेटिव से न्यूट्रल कर दिए हैं, सेंटीमेंट ट्रेंड अपना पॉजिटिव चल ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी 13,650 13,675 दिन की छोटी रेंज है सपोर्ट के लिए आज से, वैसे यहीं पर सपोर्ट लेना चाहिए, शायद इसके नीचे न जाए, लेकिन फिर भी एक रेंज जो आपको हैंडी रखनी है वो है 13,550 से 13,600 की। ये मजबूत सपोर्ट, बेस्ट बाइंग जोन आपके लिए मानकर चलें। ऊपरी स्तरों पर 13,775 2 दिनों का हाई है, अब तक का लाइफ टाइम हाई 13,773 का है गुरुवार का वो, और वहां से लेकर 13,850 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी 30,325 30,375 ये 50 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगी, बशर्ते कि आप 30,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। 30,500 एक तरह से आपके लिए निर्णायक लेवल है, और 30,600 माफ कीजिएगा 13,675 आपको कमजोरी कहां से फील करनी है वो लेवल में आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले 30,000
325 30,375 निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए डे सपोर्ट जोन है। उसके नीचे बढ़िया खरीदारी वाली रेंज आएगी नहीं, लेकिन फिर भी नोट करके रखिए 30,050 30,200 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 30,850 30,950 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, बार बार बाजार वहीं जाकर रुक रहा है। अगर उसे पार किया तो 31,050 31,200 तक जाने की, 31,300 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। अब आइए दिन की छोटी रेंज 13,675 13,775 दिन की छोटी रेंज है, 13,650 13,800 दिन की मीडियम रेंज है दीप, और 13,600 से 13,850। अब आपको कहां से कमजोरी और मजबूती गिननी है वो मैं बता दूं। 13,675 के ऊपर जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं तब तक तो आपको डरने घबराने की जरूरत ही नहीं। आप सोचिए भी मत कि आप कमजोर हैं। यानी कितना हो गया 670 और 740, लगभग 70 पॉइंट तक आप कमजोर हो जाएं तब तक भी आप मजबूत है। तो 70 पॉइंट की कमजोरी में आपको डरना नहीं है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें। बेसिकली 13,650 13,675 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको पहला कमजोरी का संकेत मिलेगा। और पहला कमजोरी का संकेत बैंक निफ्टी पर मिलेगा 30,500 के नीचे। 200 पॉइंट कमजोर होने तक आपको डरना नहीं है। 200 पॉइंट से ज्यादा कमजोर होंगे तो आपको सोचना है कि हाँ अब हम थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये दो लेवल हैं जिसके नीचे आपको कमजोरी फील करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहां तक रेंज का सवाल है 30,500 30,850 दिन की छोटी रेंज, मीडियम रेंज 30,350 30,950 और बड़ी रेंज 30,200 से लेकर 31,050 की निकल कर आएगी बैंक निफ्टी के लिए, जिस पर आपको ध्यान रखना है। ये है आपके लिए सारी रेंज और दिन के दौरान के लेवल्स। जी दीप। बिल्कुल, तो अहम लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, नजर रखिए इन स्टेटमेंट्स पर। सर, फ्राइडे से अब तक एफआईएस की पोजीशनिंग और साथ ही पुट कॉल रेशियो में क्या बदलाव हुए हैं? 68% एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है, 1% घटी है, थोड़ी सी नीचे आई है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गया, 1.89 से घटकर 1.62। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत नीचे है, लेकिन कंफर्टेबल। और आज थोड़ा नीचे खुलेंगे उसके बाद थोड़ा और पुट कॉल रेशियो नीचे आ जाएगा। ठीक है, विक्स का गिरना अच्छा संकेत है, 3% नीचे घटकर आया है। निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर एक ही स्टॉप लॉस आज के लिए, वो है 13,650 का। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, यानी कि लगभग कितना 90-100 पॉइंट के रिस्क निफ्टी पर आपको लेकर चलनी है। बैंक निफ्टी 30,500 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर ही ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत अगर आप रिस्क ज्यादा लेकर इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना चाहते तो आपका 30,300 होना चाहिए, लेकिन मैं उतने दूर के स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करूंगा। और क्लोजिंग बेसिस पर तो 30,500 परफेक्ट स्टॉप लॉस है दीप, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 30,500 पर ही रखना है। शॉर्ट पोजीशन है तो 13,800 अब आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। या यूं कहें कि आप कल और परसों शुक्रवार गुरुवार के हाई 13,375 के ऊपर 13,775 के ऊपर निकले तब भी आप काट सकते हैं, लेकिन सेफर साइड पर 13,800 का स्टॉप लॉस रखिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और बैंक निफ्टी पर 31,000 का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग, तो दोनों स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है, तेजी के भी और मंदी के भी। अब आइए आपको नई पोजीशन के बारे में बता दूं। निफ्टी खरीदना है 13,600 13,675 की रेंज में, नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा 13,550 का, ऊपर 13,700 750 13,775 800 और 850, ये तमाम टारगेट्स के लिए आपको गैप से जितना नीचे मिले उतना तुरंत और उतना बड़ा खरीदना है। जितना बढ़िया मौका अगर आपको 13,650 के आसपास मिले मजा आ जाएगा। 13,675 पे भी मूड बना सकते हैं आप, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये रेंज है आपकी पहली जहां पर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। और अगर वहीं से घुमा तो आपका स्टॉप लॉस खींचकर हम 13,600 पर कर देंगे, ट्रेल करते चलेंगे, तो निश्चिंत रहे। वो मैं 9:08 पर आपको प्री ओपनिंग सेशन देखकर बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कि 13,650 13,675 के रेंज से नीचे खुलेंगे, और इनफैक्ट 13,700 इसके ऊपर एक अच्छा मजबूत सपोर्ट बनने की कोशिश हो सकती है। शॉर्ट जो करना चाहते हैं वो 13,800 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे की तरफ 13,675 13,650, ये दो लेवल है जहां पर शॉर्ट कवर कर लें। और बहुत अगर मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का खराब हुआ तो 13,600, हालांकि उसकी संभावना आशंका कम नजर आती है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पर नीचे का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। ये हो गई आपकी बात निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है, देखिए बैंक निफ्टी कहां खरीदना है ये थोड़ा ट्रिकी है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं दीप, वो 30,500-600 में भी शायद चांस ले, लेकिन जिस तरह से शुक्रवार के दिन भी 30,375 का लो बनाया है, 3-4 बार ऐसा हो गया पिछले हफ्ते में कि 30,300 30,400 की रेंज में लो बनाकर बैंक निफ्टी घूमता है। तो मैं सोचता हूं एक बार रुकते हैं, चांस लेते हैं। 30,500 पर खरीदना होगा तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद देखेंगे। अभी आपको जो खरीदने की रेंज मिल रही है वो है
30,325, 30,375 इस रेंज में आपको खरीदना चाहिए 30,200 के स्टॉप लॉस के साथ। 30,500, 600, 700, 850 और 925 ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको 30,325, 30,375 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 31,000 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। 30,945 का हाई हमने 17 तारीख को बनाया गुरुवार को, अब तक का हाईएस्ट लेवल है 23 मार्च के बाद का निफ्टी का, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी का, तो वो स्टॉप लॉस होगा 31,000 का। और आपको 30,525, 30,375, 30,325 और 30,200 ये तमाम टारगेट्स के लिए करनी चाहिए बिक वाली। तो लेवल ध्यान में रख लीजिए, निफ्टी पर 13,550, बैंक निफ्टी पर 30,200। जब तक इन दो लेवल के नीचे आप बंद नहीं होते तब तक आपको भरपूर तेजी में रहना है। इन दो लेवल के नीचे बंद होने के बाद ही आपका सावधानी का, अलर्ट का पहला संकेत आएगा। बाकी तो दिन के दौरान छोटे मोटे रनिंग करेक्शन ऊपर नीचे ये तो चलता रहेगा, लाइफ है, एक तरफा तो होता नहीं है। हमारी आपकी ईसीजी ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे होगा। जिस दिन फ्लैट हो गया उस दिन काम निपट गया। इंडेक्स भी, मार्केट भी, स्टॉक्स भी उसी तरह से कभी फ्लैट हो नहीं सकते, ऊपर नीचे तो होंगे और होना ही चाहिए दीप। तो यही ज्यादा बढ़िया है कि ऊपर नीचे चलते रहे ताकि लाइफ लाइन चलती रहे। बिल्कुल जी दीप। बिल्कुल, और मार्केट तो हम सबकी लाइफ लाइन है, तो जैसा अनिल जी ने कहा फ्लैट अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव रहे तो फिर मजा भी आता है ट्रेडिंग एक्शन में। वायदा कारोबार की बैन की बात करें सर, तो अब 3 स्टॉक से अब 4 स्टॉक्स बैन में आ गए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है सेल स्टील अथॉरिटी की, कैनरा बैंक, पीएनबी और सन टीवी बैन में बने हुए हैं। सर फंड्स का डेटा देखें तो क्या समझना चाहिए आज के लिए, और साथ ही वायदा कारोबार के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? देखिए दीप, जो अहम लेवल्स हैं, पहले तो मैं डेटा बता दूं आपको। खरीदारी अच्छी हो रही है एफआईज की तरफ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2700 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में फिर से एफआईज ने शुक्रवार के सेशन में की। 2400 करोड़ की यहां पर बिकवाली की है घरेलू फंड्स ने। बराबर का मामला है, लगभग उतना ही चल रहा है। एफएनओ में कोई खास डेटा है नहीं। लगभग 200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं एफआईज ने और 400 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, तो ठीक है। 2400 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे, यहां पर ऑप्शन में दोनों तरह के ऑप्शंस खरीदे हैं, पुट भी और कॉल भी। तो ओवरऑल डेटा ठीक है, एफआईज की तरफ से जो ट्रेंड है वही ट्रेंड बरकरार है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हम नॉन स्टॉप देख चुके हैं, 35-40 दिनों में चल ही रहा है। इस महीने भी लगातार अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही। तो फ्लोज में अभी तक तो कहीं कोई धीमेपन के, कमजोरी के संकेत है नहीं। उस लिहाज से आप मानकर चल सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब रहा सवाल एफएनओ के डेटा का, तो एफएनओ के डेटा में दीप यहां पर 2-3 चीजें हैं जो बताना चाहता हूं। पहले तो ये कि एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, वो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1 लाख शेयर आपके बैंक निफ्टी में कम हुए हैं, 2 लाख शेयर निफ्टी में बढ़े हैं, तो कोई खास बात नहीं। पुटकॉल रेशियो थोड़ा घटकर आया है, ये कंफर्टेबल हो गया, तो 25 बेसिस पॉइंट पुटकॉल घटना अपने आप में थोड़ा रिलीफ की बात है। 13,700 ये आपके लिए इमीडिएटली अच्छे सपोर्ट के तौर पर है। और 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 13,700 के पुट पर है और 13,700 के कॉल पर 17 लाख शेयर। तो जैसे ही आप 13,700 के आसपास आएंगे, तेजी करने वाले ट्रेडर्स अलर्ट होंगे, थोड़ी तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। 9 लाख शेयर उन्होंने शुक्रवार को ही जोड़े और 13,700 के कॉल राइटर भी वहां पर अपनी शॉर्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सपोर्ट दिन के लिए जो आपको मिलेगा वो 13,675, 13,700 को मिलेगा। ये ध्यान में रखिए, ये वायदा कारोबार के लिहाज से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वायदा कारोबार में 13,700 के पुट पर ही है, तो इमीडिएटली वो सपोर्ट का काम करेगा ही। ऊपर में 14,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो है लगभग 34 लाख शेयरों का। लेकिन उससे पहले 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 13,800 पर। तो वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से देखेंगे तो इमीडिएट रेंज जो आ रही है वो है 13,700, 13,800 की, और जो बड़ी रेंज दिख रही है दीप वो 13,500, 14,000 की निकल कर आ रही है इन हफ्ते की सीरीज की शुरुआत में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बैंक निफ्टी 30,500 इमीडिएट सपोर्ट है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में 7 लाख शेयरों का, और 31,000 में 8 लाख शेयरों का कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 30,500, 31,000 ये 500 पॉइंट की इमीडिएट रेंज है बैंक निफ्टी पर डेटा के लिहाज से। तो ये सारी रेंज आपके लिए आती हुई दिख रही है। और दीप, एक आईपीओ भी आज खुलने जा रहा है एंटनी वेस्ट का, अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे कई दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि उस आईपीओ में क्या कुछ है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जब तक एफएनओ के और कैश मार्केट के डेटा का सवाल है,
यहाँ पर ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट एफएनओ से नजर आ रहा है, फ्लोज एकदम मजबूत है, यहाँ कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट सेटअप इस समय और किस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सर, कोई व्यू है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग के आईपीओ पर, कंसिडरिंग कि मार्च में भी आए थे, तब बाजार से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अब दोबारा लेकर आ रहे हैं और प्राइस बैंड बढ़ाकर आ रहे हैं? हाँ दीप, ये बात सही है कि दोबारा आईपीओ आ रहा है और प्राइस बैंड बढ़कर भी आ रहा है। इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी है इस आईपीओ को लेकर। तो मैं सोचा हूँ कि आपको पूरे विस्तार से 9 बजे मैं बताऊं कि इस आईपीओ में क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको 9 बजे इसके बारे में बताने के लिए तैयार रहूंगा। वैसे तो तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए एंटनी वेस्ट के आईपीओ का। क्या करना चाहिए, और इंटरेस्टिंग चीज है कि आईपीओ मार्च में आ नहीं पाया और अब आ रहा है। कंपनी कैसी, कारोबार कैसा है, और लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, या अवॉइड करना है, इसके लिए थोड़ा इंतजार। तो मैं आपसे थोड़ा समय लूंगा इसके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो नजर रहेगी, एक नया आईपीओ आज खुल रहा है, उस पर भी थोड़ी देर में अनिल जी से चर्चा करेंगे। पर आइए तब तक आपको बता देते हैं आज और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। हमारे साथ वरुण, कुशल और आशीष जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रिगर्स में आज एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट का हैंडलिंग सेल का जो आईपीओ है वो खुलने वाला है, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 300 करोड़ का आईपीओ, 313 से 15 का शेयर का जो इशू प्राइस है वो रखा गया है। इसके अलावा डिशमन कार्बोजन यहाँ ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए आज खुलने वाला है, जो फ्लोर प्राइस है 145.70 का है। करंट मार्केट प्राइस से करीब 6% के आसपास के डिस्काउंट का है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स क्यूआईपी से पूंजी जुटाने के लिए आज यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट के क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और इशू पर फैसला आज होने वाला है। फ्लोर प्राइस जो है 348.38 का रखा गया था। क्यूआईपी के जरिए 50 करोड़ जुटाने की यहाँ योजना थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है आज जो पावर कंजम्पशन राइट्स है उसके नए जो नियम है उसको कहीं ना कहीं बताने वाली है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की आज बैठक है, कोरोना वायरस के जो नए स्ट्रेन हुए हैं यूके में जो चालू हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक पे नजर रखिए, क्योंकि क्यूआईपी के माध्यम से करीब 1435 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी ने जुटा लिए हैं। 37.18 करोड़ शेयर जो है वो जारी किए गए हैं और 38.60 रुपये के भाव पे ये जारी किए गए हैं। 40.63 का फ्लोर प्राइस के मुकाबले 5% के डिस्काउंट पे ये जारी किए गए हैं। पीएनबी क्यूआईपी का जो इशू प्राइस है 35.50 का तय किया गया है, ये भी करीब 5% के फ्लोर प्राइस के डिस्काउंट पे तय किया गया है। अब कुछ एक्सक्लूसिव खबर, सबसे पहले तो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि एमटीएनएल के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि देखिए वैसे भी आज जो इस एमटीएनएल और बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और यह मंत्री समूह आज बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो बैठक है उसमें जो शामिल होने वाले हैं उसमें रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो शामिल होंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह इस दो कंपनी जो है उनको रिवाइव करना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को बेचना नहीं है, यहाँ पे ये फैसला लिया जाने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं शुगर सेक्टर के लिए भी बड़ी खबर है कि करीब टैरिफ रेट कोटा के तहत जो 8,424 मिलियन टन की रॉ शुगर यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी मिल गई है। कम टैरिफ में शिपिंग होने वाली है और 30 सितंबर 2021 तक ये जो फैसला है वो लागू रहने वाला है। तो पूरा शुगर स्पेस जो है आज काफ़ी बस कर सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि इस हफ्ते सरकार जो है इस कंपनी में विनिवेश के लिए बोलियां जो है वो मंगा सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के लिए फरवरी तक का समय होने वाला है। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है और पीवीआर इक्विटी के जरिए 800 करोड़ तक की जुटाने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी को। बिल्कुल, तो ढेर सारा एक्शन है और विनिवेश को लेकर साथ ही कंपनीज के रिवाइवल को लेकर भी सरकार का फोकस रहेगा। आइए कुछ और खबरों के बारे में जानते हैं कुशल के साथ। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रिलायंस पर फोकस रखिए, क्योंकि बीपी के साथ इन्होंने जो मिलकर KG-D6 ब्लॉक में गैस उत्पादन जो है वो पहले प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। इनके कुल 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ KG-D6 ब्लॉक में, तो इस पर नजर रखिए। साथ ही लुपिन यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा को जो है US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो लुपिन फोकस में रहेगा। साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट और CG पावर, इन 2 स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि CG पावर में करीब 6.25 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण जो है ट्यूब
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने पूरा कर लिया है और अब कंपनी में जो है सीजी पावर कंपनी में ट्यूब इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी जो है 58.58% हो गई है। कैनरा बैंक, यहाँ पर इनके लिए नेगेटिव खबर है। मैसेज ट्रांसट्रॉय को दिए गए लोन को जो है फ्रॉड घोषित करने पर कंपनी ने सफाई जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि बैंक का जो कुल एक्सपोजर है यहाँ पर करीब 678 करोड़ रुपए का है और 10 फरवरी को जो है ये खाते को फ्रॉड घोषित किया गया था और 26 दिसंबर 2018 में खाते को जो है विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, पर बैंक ने जो है इसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग कर ली है। साथ ही इन्फोएज यहाँ पर भी नजर रखी है क्योंकि जोमेटो ने जो 4 निवेशकों से फंडिंग की बात चल रही थी वो प्राइमरी फंडिंग इन्होंने पूरी कर ली है और करीब 25.3 करोड़ डॉलर जो है इस फंडिंग के थ्रू ये जुटाते हुए नजर आए हैं। करीब 21% हिस्सेदारी जो है इन्फोएज की जोमेटो में है। तो और इनकी जो वैल्यूएशन है डेफिनेटली पिछली बारी जो 360 करोड़ डॉलर की थी, अब जो है जो नए वैल्यूएशन पर फंड रेज किया गया है वो 390 करोड़ डॉलर का है, तो यहां पर फोकस रहेगा। साथ ही ओबरॉय रियल्टी यहां पर नजर रखिए, करीब 1040 करोड़ में मुंबई के एक होटल का इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो यहां पर रियल एस्टेट स्पेस जो है लगातार जो है डील से स्पाइस अप हो रहा है। साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि सेंचुरी रियल एस्टेट के साथ जमीन के लिए इन्होंने करार कर लिया है। इनफैक्ट यहां पर कुछ आंकड़े आए हैं, 600 करोड़ की जमीन की डेवलपमेंट वैल्यू की जो 600 करोड़ की जमीन है उसकी जो डेवलपमेंट वैल्यू है वो करीब 12,000 से 14,000 करोड़ की है। तो काफी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग और जो पोटेंशियल है डेवलपमेंट का वो प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए अनलॉक हो सकता है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज नेगेटिव खबर है, सीएक्स पार्टनर फंड लिमिटेड ने हिस्सेदारी करीब 9% से घटाकर अब 7% कर दी है और ये 17 दिसंबर को ये हिस्सेदारी घटाई गई थी। यूनिफॉर्स एंटरप्राइजेज यहां पर प्रमोटर ने 18 दिसंबर को करीब 9 लाख शेयर ये खरीदते हुए नजर आए हैं और अब प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी करीब 73% होती हुई दिखी है। कुछ एक बल्क डील्स भी हैं मेरे पास जिसमें एप्पल इंडिया, यहां पर एप्पल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर जो है उन्होंने हिस्सेदारी 52.6% से घटाकर 48% कर दी है और इसके अगेंस्ट नोमुरा ग्रुप जो है उन्होंने करीब 8 लाख शेयरों की खरीदारी की है 3,755 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, यहां पर पॉजिटिव फंड एक्शन है जिसमें वैनगार्ड फंड्स ने करीब 51 लाख शेयरों की खरीदारी की है 321 रुपए 88 पैसे के भाव पर। साथ ही स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के लिए नेगेटिव फंड एक्शन है जिसमें अदानी लॉजिस्टिक्स ने करीब 15 लाख शेयरों की बिकवाली की है 56 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहां पर भी प्रमोटर ने करीब 11 लाख शेयरों की बिकवाली की है 770 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इसके अलावा 2-3 और फंड एक्शंस हैं जिसमें जेके टायर्स, एजफील्ड सिक्योरिटीज ने करीब 16 लाख शेयरों की बिकवाली की है 73 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। एयू स्मॉल फाइनेंस, यहां पर वेस्ट ब्रिज ने ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर खरीदे हैं 911 रुपए के भाव पर। उसके अगेंस्ट रेडवुड इन्वेस्टमेंट ने करीब 910 रुपए 55 पैसे के भाव पर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर ये बेचते हुए नजर आए हैं। और एक इनसाइडर ट्रेड है जिसमें मैस्टेक के लिए पॉजिटिव है, प्रमोटर ने 14 दिसंबर को करीब 81,000 शेयर जो है ये खरीदते हुए नजर आए हैं। इंटरेस्टिंग है, डिविडेंड से पहले प्रमोटर ने थोड़ी खरीदारी करी है मैस्टेक के शेयर्स की, पर नजर रखिए ढेर सारा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है बाजार में एक बार फिर से। चलिए चलते हैं आशीष के पास जानने के लिए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स के बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नोमुरा की एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल्स पर, जहां पर ये कह रहे हैं कि साल 2021 सेक्टर के लिए बढ़िया होगा। यहाँ पर अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, साथ ही जो असेट क्वालिटी है यहाँ पर भी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। अभी जितने भी स्टॉक्स में आपको बताऊंगा सब पर नोमुरा जो है खरीदारी की राय दे रहा है। एक एक करके लक्ष्य आपके सामने रखता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक 625 का लक्ष्य दिया, एक्सिस बैंक में 750 रुपए का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 330, एचडीएफसी बैंक पर देखिए 1675 का लक्ष्य दिया है, 1408 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मैक्स फाइनेंशियल्स पर 740 रुपए का लक्ष्य दिया, 650 की क्लोजिंग है। स्टेट बैंक और एसबीआई लाइफ पर देखिए 980 का लक्ष्य दिया, 863 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज खबरों पर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2247 के लक्ष्य के लिए, करीब 2000 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कहने केजी बेसिन में गैस उत्पादन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और आगे जाकर यहाँ से जो है करीब 3% आय में योगदान देखने को मिलेगा।
मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है इंडिगो पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1852 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1648 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि प्री कोविड स्तर से भी अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर ऊपर चला जा चुका है, और पैसेंजर लोड फैक्टर में भी अगर आप देखें तो बढ़िया सुधार देखने को मिला है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है मेटल स्टॉक्स पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जहां पर टाटा स्टील पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 690 से बढ़ाकर 840 रुपए कर दिया है। 629 शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं जेएसपीएल पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 340 के लक्ष्य के लिए 271 क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि आगे आने वाला समय जो है स्टील सेक्टर के लिए बेहतरीन होगा, जिसके चलते दोनों स्टॉक्स पर बुलिश है। चलिए, तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी हैं। एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का, बिगुल पिक ऑफ द डे का। दिल्ली से राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वागले साहब भी हमारे साथ हैं। बंसल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, मेरा पिक ऑफ द डे है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर शुक्रवार के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो पीडीलाइट को खरीदने की राय है 1690। 1690 का स्टॉप लॉस है, 1800 1800 के टारगेट के लिए पीडीलाइट को खरीदे। ओके, 1690 का स्टॉप लॉस और 1800 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। पीडीलाइट 1731 पर जाकर हुआ है बंद शुक्रवार के सेशन में। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा कंडीशनल बाय है रिलायंस पे, 1992 का बंद है, तो 2005 के ऊपर जाने के बाद इंट्राडे के लिए लेना है। इस तरह का पैटर्न शुक्रवार को बना है, मुझे लगता है आज आखिरी 1 घंटे में जो बाइंग हुई है, तब आज का कल का स्विंग हाई क्लियर करता है तो आज एक बड़ी मूव, ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए। तो 2005 के ऊपर बाय करें, 1990 का स्टॉप लॉस और 2037 का टारगेट होगा। तो एक 15 रुपए रिस्क, 30-35 रुपीज रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। तो अगर आपके ये कंडीशनल बाय है तो हमारी भी कंडीशन आप सुन लीजिए। हम 2005 के ऊपर इसको ओपन करवा देंगे, उसके बाद आपका खुलते बाय कॉल ट्रिगर हो जाएगा। तो 2005 के ऊपर खरीदे रिलायंस, ये मानना है वागले साहब का। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय एमटीएनएल पर है, जिसमें कि शुक्रवार को हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा था, और ये स्टॉक जो है ये 12 रुपए 50 पैसे के एक रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था शुक्रवार को, तो मुझे लगता है अनिल जी यहां पर आज भी तेजी बनी रहेगी। एमटीएनएल में खरीदारी की राय है, 14 रुपए 25 पैसे का टारगेट है, 14.25 का, और स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपए 50 पैसे पर रखना है। एमटीएनएल में मेरी खरीदारी की राय है आज। और अगर खुलते ही आपके टारगेट आ गए तो कुणाल जी, क्योंकि खबर बड़ी तगड़ी है, आज दोपहर 12:30 बजे बड़े सीनियर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें पीयूष गोयल साहब होंगे, वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी होंगी, रविशंकर प्रसाद साहब होंगे। ये सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का रिवाइवल किस तरह से किया जाए। इस पर ये बड़ी अहम, सारे मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। देखिए, कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, अब मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। मिनिस्टर के लेवल पर ये काम पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, हमने तब भी पहले भी ये खबर दी थी कि इन दोनों कंपनियों के रिवाइवल की तैयारी चल रही है, और अब मिनिस्टर्स इस बात को डिस्कस करेंगे। अगर और इनमें सहमति बन जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि कैबिनेट की मंजूरी और पीएमओ की मंजूरी होगी। तो ये एक बड़ी खबर है जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव शुक्रवार को ही हमने आपको बताया था, और उसके बाद स्टॉक लगभग 18-20% बढ़ा भी। और अगर ये मंजूरी मिल जाती है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आज सहमति हो जाती है कि किस तरह से इन दोनों कंपनियों को रिवाइव किया जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त काम एमटीएनएल को लेकर हो सकता है। तो कुणाल जी, आपने टारगेट जो दिए 14 रुपए 25 पैसे के, हो सकता है उसके आसपास ही स्टॉक खुले या उसके ऊपर के भी खुले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि कुछ बड़े टारगेट्स भी दें आप एमटीएनएल के लिए। दिन के लिहाज से आपने सही दिए, गलत नहीं है, लेकिन कुछ अगर थोड़े से लंबे और बड़े टारगेट दे पाए तो। देखिए अनिल जी, 14 रुपए 25 पैसे अगर ये स्टॉक पार कर जाता है तो अनिल जी फिर 16, 16.5 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं। इनफैक्ट 1650, 17 के बीच में अगला रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है अनिल जी और 2 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। अब हम बड़ी आसानी से अनिल जी कह देते हैं 2 रुपए, लेकिन एमटीएनएल के लिए 2 रुपए की बहुत अहमियत है अनिल जी। तो 2 रुपए हो जाते हैं कोई 15%,
तो 16 साढ़े 16 के टारगेट के लिए भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप जो बता रहे हैं कि 1400 के ऊपर खुलने की संभावना है, तो मुझे लगता है अनिल जी 16.5 का लेवल भी दूर नहीं है। ये बात सही कहा आपने कि 2 रुपए की अहमियत यहां पर है। ये 2 रुपए टीसीएस पे नहीं मिल रहे हैं, एमटीएनएल पे मिल रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। रिलायंस पे नहीं मिल रहे हैं, एमटीएनएल पे मिल रहे हैं। 2 रुपए की अहमियत हर जगह लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट। आइए सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर ये वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन शायद हो सकता है, थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिले, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा पकड़ने होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोलगेट के अंदर खरीदारी की जा सकती है। कोलगेट चार्ट्स के ऊपर ओवरऑल बढ़िया दिख रहा है। एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर वैसे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कोलगेट काउंटर को यहाँ पे बाय का व्यू लेके काम करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग अपनी पोजीशंस होल्ड करके चले। और कोलगेट में यहाँ पे प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी बनती है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोलगेट के अंदर यहाँ से सीएमपी से ऊपर में 1640 1650 तक के इमीडिएट टारगेट्स आने वाले दिनों में कोलगेट में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 1570 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, तो कोलगेट के अंदर एक खरीदारी करके काम करे। जल्दी यहाँ से 4 से 5% का अपसाइड मूव कोलगेट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे कोलगेट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो कोलगेट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर सुमित जी की तरफ से आती हुई। जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर आपकी लिस्ट। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड लिस्ट है एक्चुअली में, और बात सही है कि देखिए मार्केट्स हो सकते हैं थोड़े से वॉलेटाइल रहे, चॉपी रहे, साइडवेज भी हो सकते हैं, बट स्टॉक्स में पूरा एक्शन जारी है। और मैंने जो फ्राइडे इवनिंग शो होता है उसमें मैंने अंबुजा सीमेंट इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, फॉसे को मैंने इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे, वेस्ट कोस्ट पेपर मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे, और हनीवेल ऑटोमेशन मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। बट आज के लिए जो पिक्स ऑफ द डे है वो है नैम इंडिया और ओएफएसएस। ये स्टॉक मैंने जैन साहब के जेम्स के सीरीज में भी दिया हुआ है और थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट एक्शन था फ्राइडे को क्लोज होते होते, और आईटी स्टॉक्स में काफी एक्शन है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट्स चॉपी होंगे तो जनरली लोग ये आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इस तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ वेरी गुड आईटी स्टॉक विच इज नॉट परफॉर्म्ड जिस तरीके से बाकी जो दिग्गज है टीसीएस, इन्फोसिस और सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओएफएसएस कैन बी अ वेरी सेफ बेट। ओके, तो ये है आपके लिए ओरेकल फाइनेंस, यहां पर खरीदारी करने की राय है, और निप्पॉन लाइफ इंडिया नैम, ये है आपके लिए 2 स्टॉक जहां पर जैन साहब को खरीदारी करने का मौका नजर आता है। 2 बेहतरीन स्टॉक जैन साहब ने आपको बताएं। आइए कुछ और स्टॉक जो आज एक्शन में रहने वाले वहां पर करते हैं फोकस। डॉक्टर रेड्डीज सबका स्टार परफॉर्मर और पसंदीदा शेयर। वागले साहब, आज से सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा, टाटा स्टील निकलेगा बाहर। डॉक्टर रेड्डीज में अभी भी दम बाकी है? अनिल जी, अगर गैप अप ओपन होता है 30-40 रुपए, क्योंकि हमने 2 बार फ्राइडे को रिकमेंड किया था, ड्यूरिंग द डे भी किया था, मेरा बीटीएसटी भी यही है, इसके लिए मैंने पर्पसली ये नहीं किया कि अगर 20-30-40 रुपए ऊपर ही ओपन होता है तो आज का टारगेट शायद आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पोजिशनल व्यू है, पोजिशनल व्यू मतलब दिनों का या कुछ हफ्तों का, तो 5350, 5400 तक के स्टॉक जा सकता है। अगर आपका 6 से 8 महीने का व्यू है तो मेरा तो 6500 का टारगेट है, 6500, 6600। वो एक आध महीना इधर उधर, एक आध 2 महीने इधर उधर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लियर बाय। आज के लिए अगर 30-40 रुपए का गैप ओपन होने से अगर होता है और आपका एक इंट्राडे के कुछ घंटों का व्यू है तो ही अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये क्लियर बाय है। ओके, तो क्लियर बाय है, एक्शन भरपूर है, सेंसेक्स का हिस्सा भी बन गया है डॉक्टर रेड्डीज। नजर रखिए फार्मा स्टॉक्स में वैसे भी एक बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, फ्राइडे के दिन भी ये स्टॉक एक्शन में रहा, और कुणाल जी खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हफ्ते एक विनिवेश की फाइनल प्रक्रिया फाइनलाइज हो सकती है, फिर बोलियां मंगाने का भी प्रोसेस फाइनलाइज हो सकता है, तो जल्दी से इसके डाइवेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन मोमेंटम बरकरार रहेगा कुणाल जी?
बिल्कुल रहना चाहिए दीपांशु। देखिए अभी 3-4 सत्र पहले इसमें गैप बना था और वो जो गैप है मुझे लगता है कि अब वो रनवे गैप बन गया है और उसके बन जाने के बाद अब इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं कि आपको यहां पर 100 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में शिपिंग कॉर्पोरेशन बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 77 का एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखें और नीचे मुझे लगता है कि और ऊपर मुझे लगता है कि यहां पर 100 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 77 के बड़े स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 100 का टारगेट होगा। ओके तो 77 के स्टॉप लॉस के साथ 100 का टारगेट, यहां से आप अगेन 10 से 15% तक की तेजी के लिए तैयार हो जाइए जहां तक शिपिंग कॉर्पोरेशन का सवाल है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, सुमित जी जरा इस पर नजर डालें। LIC ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगभग 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई है, 3.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दी और एक्साइड अमर राजा दोनों स्टॉक्स में एक्शन भरपूर रहा है। बताएं एक्साइड की चार्ट्स कैसी लग रही हैं? दिपांशु, एक्साइड के चार्ट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक्साइड का चार्ट्स भी ऐसा पॉजिटिव संकेत ही दे रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आता है छोटा मोटा तो उसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 192, 193 के लेवल से जैसे ही वो ब्रेक होंगे एक्साइड में तो उसके बाद 198 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही एक्साइड में देखने को मिल सकता है। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके तो डिप्स पर करके चलिए खरीदारी, ये है आपके लिए एक्साइड पर राय। बंसी जी, लुपिन स्टॉक मोमेंटम में आया है, 1000 के लेवल्स क्रॉस करने में थोड़ा समय ले रहा है पर लगातार खबरें अच्छी आ रही हैं। कोलेस्ट्रॉल ड्रग को भी मंजूरी मिल गई है, अगर फार्मा में तेजी रहती है तो लुपिन 1000 के पार देखते हैं बंसी जी। देखिए लुपिन में टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, 965 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था और 2 दिन हो चुके हैं दीपांशु, गुरुवार को ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। तो जिन्होंने ले रखा है 960 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, ऊपर में 1000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु फ्रेश मोमेंटम मुझे लगता है देखने को मिलेगा जब 981 के लेवल्स यहाँ टूटेंगे, 981 के लेवल्स टूटेंगे तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके फिलहाल फ्रेश खरीदारी न करें, थोड़ा नीचे आने दें, ये है आपके लिए राय। लेकिन एक और मजबूत स्टॉक है वो है इन्फो एज। यहां पर 4 अलग अलग निवेशकों को इन्होंने वारंट्स इक्विटी जारी किया है और पैसा रेज किया है करीब करीब $25 करोड़। इन्फो एज, सुमित जी जरा चार्ट देखिए और बताइए इस पर क्या है आपकी राय। अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल अगर व्यू लेके चलेंगे तो हर डिप्स में खरीदारी देखने को मिली है और स्टॉक अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ से और मजबूती दिखाने को तैयार है। तो कोई भी डिप अगर ये स्टॉक में मिलती है तो उसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी है, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। और यहाँ से स्टॉक के अंदर जो ऊपर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है वो करीब करीब 4750 तक का मूव इमीडिएट इसी रैली में देखने को मिलना चाहिए। और 4750 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर ये जल्दी आने वाले दिनों में 5000 प्लस के लेवल्स भी दिखाएगा। और नीचे में जो स्टॉक का अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है 4500-4520 के आसपास। तो ये नीचे में सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिप्स पर खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले 4750 प्लस के टारगेट्स के लिए। ओके 4750 तक के टारगेट आपके लिए और आते हुए दिख सकते हैं। एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में है आज के सेशन में, वो है एफएल इंडिया, जहां प्रोमोटर्स ने लगभग 11,66,000 शेयर बेचे हैं 3756 रुपए के दाम पर, लेकिन न्योमुरा ने खरीदे हैं। जैन साहब, एफएल इंडिया पर क्या है आपकी राय? आईपीओ के बाद से स्टॉक लगातार एक्शन में रहा है, क्या इन लेवल पर खरीदना चाहिए या रुकें थोड़ा? नहीं, देखिए रुकना ही चाहिए। बहुत बड़ी रनअप्स ये स्टॉक्स दे चुके हैं, वैल्यूएशंस वाइज बहुत महंगे हैं, बट यस यूनिक बिजनेस मॉडल है, जबरदस्त प्रोमोटर की पेडिग्री है और एमएनसी है। तो यही है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बस होल्ड करके रखे, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बट ओवरऑल मैं राय फ्रेश खरीदारी की अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़े करेक्शंस का वेट करूंगा। बट यस दीज आर वन स्टॉक जो लेके आप भूलने वाले स्टॉक्स होते हैं वैसे, बट भाव सही होना चाहिए, वैल्यूएशंस महंगे, बिजनेस मॉडल इज यूनिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये है आपके लिए एफएल इंडिया पर रहा है। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। लगातार अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी लॉजिस्टिक्स यहां पर बिकवाली कर रही है। शुक्रवार के सेशन में भी 15 लाख शेयर बेचे हैं और 56 रुपए 54 पैसे के दाम पर, थोड़ा नीचे आया 60 से। जैन साहब इस पर भी राय दे दीजिए। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है, अदानी ग्रुप बेच रहा है, क्या लेना चाहिए या इनकी बिकवाली खत्म होने का इंतजार करें?
नहीं, बिकवाली खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये कंपनी जब से आईपीओ आया तब से मतलब काफी सुर्खियों में रहता है। जब भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स की बात होती है तो इस स्टॉक के बारे में जरूर से लोग बाग काफी बुलिश रहते हैं, बट मैं समहाउ कभी भी मुझे कन्विक्शन नहीं आया और काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद द स्टॉक। तो मैं तो क्योंकि परफॉर्मेंस और नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, डेटा देखते हैं, तो अभी तक कोई वैसा परफॉर्मेंस इतने सालों में दिखा नहीं। बल्कि दूसरी जो लॉजिस्टिक कंपनीज है, ऑल कार्गो को मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, मैं और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स और उन टाइप की कंपनियों में ज्यादा ध्यान दूंगा। बट स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यस, अडानी की वजह से ये थोड़े नीचे भी है, बट यस, कोल्ड चेन की बहुत बड़ी कंपनी है, कोल्ड चेन की न्यूज बहुत बड़ी है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा। आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कोई बात नहीं, फ्रेश खरीदारी ना करें, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन बंसल जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इसके जरा चार्ट देखिए। इस कंपनी ने पूरी तरह से सीजी पावर को अक्वायर कर लिया। काफी लंबे समय से प्रोसेस चल रही थी, फाइनल स्टेक भी ये खरीद कर अब अपनी हिस्सेदारी 58% के पार पहुंचा चुके हैं। स्टॉक लगातार तेजी में रहा है, बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी जिसे आप एक तरह से मान सकते हैं सीजी पावर के लिए। बताएं सर, इसके चार्ट में दम है? ठीक है अनिल जी, चार्ट्स कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान बना रहे हैं और इसके चार्ट्स पे दम है और सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। 800 रुपीज इसका एक अहम सपोर्ट है। 800 रुपए जिन्होंने ले रखा है वो 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 800 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आएगी तब यहां पर करेक्शन ट्रिगर हो सकती है और जो खरीदना चाहते हैं वो भी 800 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, कुणाल जी, ओबेरॉय रियल्टी, इसके चार्ट देखिए। खबर ये कि एक मुंबई में होटल खरीद रहे हैं 1040 करोड़ रुपए में 221 रूम वाली। दीप, पता चला कौन सी होटल खरीद रहे हैं? जरा इसके बारे में पता लगे भाई। मैं भी सोच रहा था ये कौन सी वाली होटल खरीदी इन्होंने, लेकिन कोई होटल तो खरीदी है। लेकिन कुणाल जी, तब तक आप चार्ट देखिए, कैसे दिख रहे हैं ओबेरॉय रियल्टी के चार्ट? यानी जी देखिए, पूरे रियल एस्टेट स्पेस में तेजी है, ओबेरॉय रियल्टी में भी हमने तेजी देखी, लेकिन अब इस स्टॉक में अनिल जी एक रेजिस्टेंस है बिल्कुल सामने, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 570 के आसपास है। अभी 540 के आसपास चल रहा है, तो 570 पार करना मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हो सकता है कि आज इसमें आपको शुरुआती तेजी इस न्यूज के बल पर देखने को मिले, लेकिन मेरी राय जिनके पास भी है उनको ये रहेगी कि 570 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। 570 एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये लेवल पार हुआ तो फिर 640 के लेवल्स आएंगे। ये है राय आपके लिए ओबेरॉय रियल्टी पर आती हुई, ये एक बेहतरीन स्टॉक। आइए, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेनी जरूरी है, और सुमित जी वो राय देंगे आप, केनरा बैंक। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में, यार इसके बैन से बाहर निकलने का कोई इरादा है भी नहीं, लेकिन एक 678 करोड़ का लोन यहां पर इसे फ्रॉड माना गया है। अच्छी बात यह है कि फरवरी से पता भी था, 2018 का मामला है जब इन्होंने इस कंपनी को जिसको लोन दिया था उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, पूरा का पूरा लोन राइट ऑफ कर चुके हैं एक तरह से। तो वैसे तो अब और ज्यादा प्रॉफिट पे असर नहीं आना, लेकिन खबर सेंटीमेंट के लिहाज से खराब है। केनरा बैंक रेंज दे दीजिए, नया ट्रेड तो अब क्या एफएनओ बैन में तो क्या होगा, लेकिन रेंज तो दे ही दीजिए आप। थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है अनिल जी। पिछले 7 दिनों से स्टॉक ने जो ट्रेड किया है वो 7-8 रुपए की रेंज में ट्रेड किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रेश तेजी 125-126 का लेवल ऊपर में टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तब करनी चाहिए। नीचे में एक बार 115 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करें। एक तो बैन, दूसरा ये न्यूज, थोड़ा सा डाउनसाइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है 115 रुपए तक का। और ओवरऑल जो रेंज है 115-125, ये ऊपर नीचे की रेंज है। इधर साइड ब्रेकआउट, फिर इसके अंदर मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इस स्टॉक पर।